हेलो एंड वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंस कमीशन, जो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और एनी स्टेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो जीएस 2 में तो क्वेश्चन पूछता ही है, जीएस 2 में पूछता है, पीटी में तो क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। तो फाइनेंस कमीशन को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो 16 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन आई है रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ द फंड टू द स्टेट, तो ये हम इसके बारे में थोड़ा सा यहीं पे समझने की कोशिश कर लेते हैं कि जिससे हमारा एक थोड़ा पॉइंट क्लियर हो जाए। तो पहले हम देखेंगे कि फाइनेंस कमीशन न्यूज़ में क्यों है, और फिर हम देखेंगे कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है और इसमें कंपोजिशन मेंबरशिप क्या होती है और इसके फंक्शन क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो 16 फाइनेंस कमीशन है जिसके चेयरमैन अरविंद पनगड़िया हैं, उसने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है वो रिकमेंडेशन क्या दी है, जिसका टेन्योर 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक है। उसके बाद हम देखेंगे जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आई है 16 फाइनेंस कमीशन की, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। फिर चैलेंज ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन, जो चैलेंजेस हैं, स्टेट को लग रहा है कि हमारी बात पूरी तरह से नहीं सुनी गई है, और एक मेंस का PYQ उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे समझ लीजिए फाइनेंस कमीशन को कि मान लीजिए कि सेंटर के पास 100 रुपये रखा हुआ साल भर का, एक फाइनेंशियल ईयर में सेंटर के पास 100 रुपये ठक्का हुआ, तो उसने क्या किया कि 100 रुपये में से 41 रुपये दे दिया स्टेट्स को 41 रुपये उन्होंने स्टेट्स को दे दिया। तो इस प्रोसेस को, ये वो मैंने कहा ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक मिनट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है। फाइनेंशियल ईयर में हमारे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 100 रुपये रखा हुआ, तो फाइनेंस कमीशन ने कहा इनमें से तुमको 41 रुपीज़ देना पड़ेगा स्टेट को। इस प्रोसेस को फाइनेंस कमीशन ने बोला वर्टिकल डिवॉल्यूशन। वर्टिकल डिवॉल्यूशन का सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम बड़ी गवर्नमेंट से छोटी गवर्नमेंट के पास देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समझिए कि पिताजी अपने बच्चों को पैसा बांट रहे हैं, उनकी टोटल इनकम 100 रुपये है, उनमें से उनके 5-7 बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा आपको ये 41 रुपये हैं। तो अब ये 100 रुपये आने के बाद स्टेट्स के पास जाएगा, ये 41 रुपये स्टेट्स के पास जाएगा, लेकिन ये एक स्टेट का नहीं है। तो इसमें से स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी एंड स्टेट डी, ये जितनी स्टेट हैं 28 स्टेट, उनको जाएगा। इस प्रोसेस को फाइनेंस कमीशन ने कहा हॉरिजेंटल डिवॉल्यूशन। ये मैंने पहले इसलिए बता दिया कि बार बार मैं हॉरिजेंटल वर्टिकल वर्ड यूज़ करूँगा तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाए। एक बार और समझो कि अगर ये सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक फाइनेंशियल ईयर में 100 रुपये आया, उसने क्या किया 100 रुपये में से 41 रुपये दे दिया स्टेट्स को। स्टेट्स ने अपने पैरामीटर, वो हम देखेंगे फाइनेंस कमीशन, ए स्टेट को, बी स्टेट को, सी स्टेट को, डी को, ई को बांट दिया। एक पैरामीटर जो फाइनेंस कमीशन ने तय किया उसके अनुसार। तो यहाँ से ऊपर से जो पैसा आया उसे बोला वर्टिकल डिवॉल्यूशन, और ये जो आपस में बचा इसे बोला हॉरिजेंटल डिवॉल्यूशन। ये समझा। एक चीज और समझ लीजिए, बार बार एक वर्ड आएगा टैक्स, और टैक्स में एक वर्ड आएगा सेस, और एक वर्ड आएगा सरचार्ज, और एक वर्ड और आएगा जिसे हम बोलेंगे जीडीपी, क्योंकि जीडीपी का नया पैरामीटर जुड़ा है अभी। तो पहले इनमें थोड़ा सा अंतर समझ लें, उससे पहले डिस्कस करें। उससे पहले टैक्स का मतलब ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ने साल भर में 100 रुपये कलेक्ट किए, तो उसमें से 41 रुपये स्टेट्स को दे दिए। ये टैक्सेस की बात कर रहा हूँ। सेस क्या होता है? सेस को बोलते हैं उपकर। उपकर का मतलब टैक्स ओवर द टैक्स। लेकिन
कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका जो टैक्स आया किसी भी सर्टेन इनकम पे, जो आपका जितना भी टैक्स आ गया, मान लीजिए वो टैक्स भी टैक्स के दायरे में आ गया, तो उसे बोलते हैं हम सेक्स। तो इसका क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक पर्पज से लगाती है, जैसे हेल्थ के साथ उस हेल्थ सेस लगा दिया उसने, एजुकेशन सेस लगा दिया, या इन्वायरमेंट सेस लगा दिया। तो जैसे एजुकेशन सेस 4% है, इसका सेस का एक स्पेसिफिक पर्पज पहले से मेंशन्ड होता है कि सेस अगर गवर्नमेंट ले रही है तो किस पर्पज से ले रही है, हेल्थ के पर्पज से ले रही है, एजुकेशन के पर्पज से ले रही है, इन्वायरमेंट के पर्पज से ले रही है, बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं। ऐसी एक सरचार्ज है, सरचार्ज भी होता है टैक्स ओवर द टैक्स, टैक्स ओवर द टैक्स, टैक्स ओवर द टैक्स, इसे बोलते हैं अधिभार, अधिभार। इससे क्या मतलब हुआ, सेस और सरचार्ज दोनों टैक्स ओवर द टैक्स है, लेकिन सरचार्ज का पैसा कोई स्पेसिफिक पर्पस से नहीं लगाया जाता, इसका कोई फिक्स नहीं रहता है, गवर्नमेंट चाहे तब लगा देगी, नहीं बताएगी हमने किस पर्पस से लगाया है। तो लेकिन मैंने कहा टैक्स, सेस, सरचार्ज, लेकिन जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है टैक्स डिवॉल्यूशन के लिए, वो सिर्फ टैक्स की है। सेस और सरचार्ज जितना भी कलेक्ट होता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट इन द सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई उसमें से शेयर नहीं करती है। तो अगर मैं टैक्स की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब वो सेस और सरचार्ज उसमें इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ से हमें सिर्फ ये समझ लेना है कि अगर फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन दे रहा है डिवॉल्यूशन ऑफ फंड टू द स्टेट, तो इसका मतलब ये टैक्स की बात कर रहा है, ना कि सेस की बात कर रहा है, ना कि सरचार्ज की बात कर रहा है। सेस और सरचार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ अपने पास रखती है, उसका कोई स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं है। अब मैंने कहा एक वर्ड और आएगा जिसमें नया जुड़ा है, जीडीपी। जीडीपी को ऐसे समझो कि मान लीजिए कि ये इंडिया है अपना, इंडिया है, इंडिया में इंडस्ट्री लगी है, सर्विसेज दे रहे हैं, सामान बना रहे हैं, और ये इंडिया का एक टेरिटरी अंडमान इधर मालदीव है। तो मान लीजिए कि इसके अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, उसका ओवरऑल वैल्यू निकाल के हम उसे कह देते हैं जीडीपी। मतलब तो जीडीपी का मतलब क्या हुआ, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ सर्टेन टेरिटरी। तो टेरिटरी क्या होगी, हमारी इंडिया। अब इसमें ये डिपेंड नहीं करता, अगर मान लीजिए कि कोई बाहर की कंपनी है, मान लीजिए एप्पल ने प्लांट लगाया है अपना, तो एप्पल अगर यहाँ पे मोबाइल बना रही है, अगर एप्पल मोबाइल बना रही है तो फाइनेंशियल ईयर में उसने कितने मोबाइल बनाए, बनाने के बाद बेचे, वो पैसा इंडिया की जीडीपी में जोड़ा जाएगा, न कि वो एप्पल जिस देश की कंपनी वहाँ जोड़ा जाएगा। अगर मान लीजिए आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में अगर किसी प्लेयर, बाहर का प्लेयर है, जैसे ब्रायन लारा और सेन वाटसन, कोई भी प्लेयर है, मान लीजिए 50 करोड़ का बिक जाता है, तो आईपीएल हो कहाँ रहा है, विद इन द टेरिटरी, तो उसका जो पैसा है वो इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा। अगर इंडिया की कोई कंपनी मान लीजिए अदर किसी कंट्रीज में, जैसे मान लीजिए टाटा जी के ताज होटल है, तो टाटा जी के ताज होटल मान लीजिए यूएसए में है, ब्रिटेन में है, तो वो उस कंट्री की जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा, न कि इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा। एक मिनट। तो हम यहाँ से हमने समझा टैक्स, सेस, सरचार्ज, जीडीपी। जीडीपी मैंने इसलिए बताया कि इस बार फाइनेंस कमीशन ने ये नया पैरामीटर 10% जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन करने के लिए दिया है। चलिए इतना पढ़ना है, आगे देखते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसका एक ही पर्पज़ है कि रिसेंटली फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्टेड कर लिए हैं। निर्मला सीतारमन ने कहा कि हमने 16 फाइनेंस कमीशन जो किनकी चेयरमैनशिप में था, अरविंद पनगड़िया की में, जो नीति आयोग के डिप्टी रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने इसकी एक्सेप्ट कर ली है 16 फाइनेंस कमीशन की। तो ये न्यूज़ में है, इसलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें हमें समझना क्या है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पीटी का सीधा क्वेश्चन यहीं से आता है, चाहे स्टेट हो चाहे यूपीएससी हो। पीटी का क्वेश्चन आएगा
कि फाइनेंस कमीशन क्या है, कंपोजिशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम फाइनेंस कमीशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने देखा फाइनेंस कमीशन अगर पूछा जाए तो फाइनेंस कमीशन है क्या है, तो ये सीधा सीधा आर्टिकल 280 में मेंशन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान अनुच्छेद 280 में पूरा प्रोविजन दिया गया है कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का। इसमें क्या है, क्या कहा गया है कि फाइनेंस कमीशन कौन सी बॉडी है। इसमें लिखा है क्वासी जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मैंने दो वर्ड यूज़ किए, एक तो क्वासी जुडिशियल वर्ड यूज़ किया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड यूज़ किया। क्वासी कॉन्स्टिट्यूशनल तो समझ में आता है कि आर्टिकल 280 में मेंशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है फाइनेंस कमीशन, तो यहाँ से तो सीधा समझ में आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। लेकिन ये एक नई चीज़ मिली है हमें, क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल को समझने के लिए ऐसे समझो कि ऐसे कोई बॉडी जिसका फंक्शन जुडिशियल हो, डिसीजन मेकिंग हो, जिसका फंक्शन जुडिशियल हो या फिर डिसीजन मेकिंग हो, लेकिन वो बॉडी जुडिशरी के अंडर नहीं आती हो, नॉट अंडर द जुडिशरी, जुडिशरी के अंडर नहीं आती हो। दूसरे शब्दों में समझो, ऐसी कोई बॉडी जो डिसीजन दे रही हो, जजमेंटल टाइप उसके डिसीजन हो, लेकिन वो अंडर द जुडिशरी के नहीं आती हो। एग्जाम्पल के लिए समझो, एग्जाम्पल के लिए ऐसे जैसे मान लीजिए अपना फाइनेंस कमीशन तो है ही है, उसके अलावा जैसे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिसीजन देती है, लेकिन ये जुडिशरी के स्ट्रक्चर में नहीं आती है। दूसरा और इजी समझे, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर कोई डिसीजन सेक्शन 144 से आता है या 151 से आता है, 152 से आता है, उस पर वो अपना डिसीजन सुनाता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जुडिशरी के अंदर नहीं आता है। जैसे एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम भी रिवेन्यू के सारे केसेस देखता है तहसील लेवल पे, लेकिन उसका काम डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन देता है, लेकिन वो जुडिशरी के अंदर नहीं आता है। तो क्वासी जुडिशियल का मतलब सीधा सा ये हुआ, ऐसी कोई बॉडी जो डिसीजन मेकिंग का काम तो कर रही है, लेकिन वो अंडर द जुडिशरी नहीं है। इतना समझ में आया। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इतना समझ में आया, दैट इज मेंशन अंडर द आर्टिकल 280 क्वासी जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और कभी कभी ये भी आ जाता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। याद रखना, फॉर्मल का मतलब ये हुआ कि उसे लीगलिटी प्रोवाइड की गई है किसी बॉडी को, तो हाँ बिल्कुल की गई है, तो ये एक फॉर्मल बॉडी है, न कि इनफॉर्मल बॉडी है। अगर फॉर्मल आ जाए या मान लीजिए कि इनफॉर्मल आ जाए, पूछेगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी, तो समझ जाना कि अंडर द आर्टिकल 280 से लीगलिटी प्रोवाइड की है, तो ऑब्वियस बात है कि हमारा फाइनेंस कमीशन एक फॉर्मल बॉडी है। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपोजिशन क्या है फाइनेंस कमीशन का। तो कंपोजिशन में देखिए, कंपोजिशन को समझने से पहले एक चीज समझिए कि ये 1 चेयरमैन 4 मेंबर बॉडी है। एक चेयरमैन होगा, 4 मेंबर होंगे, टोटल इनमें 5 मेंबर बॉडी है। चेयरमैन की क्वालिफिकेशन क्या होगी? ये जो कंपोजिशन आर्टिकल 281 का क्लॉज ए है, आर्टिकल 281 का क्लॉज ए में मेंशन है कंपोजिशन। क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? क्वालिफिकेशन चेयरमैन की,
जिसको पब्लिक अफेयर की नॉलेज हो, कोई भी व्यक्ति जिसको पब्लिक अफेयर की नॉलेज हो। क्वालिफिकेशन क्या है? पब्लिक अफेयर। एनी पर्सन विच हैव द नॉलेज ऑफ द पब्लिक अफेयर कैन बी अ चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस, अब आता है हमारे 4 मेंबर। तो पहली इनकी क्या है कि कोई व्यक्ति इकोनॉमिक एक्सपर्ट होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्सपर्ट। दूसरी, फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल या अकाउंटिंग से रिलेटेड उसे नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा, उसे इकोनॉमिकल मैटर में थोड़ा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिकल मैटर, इकोनॉमिकल मैटर। और चौथा, उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू बी ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन जज ऑफ हाई कोर्ट। इतना समझ में आया? चेयरमैन की क्वालिफिकेशन क्या है? पब्लिक अफेयर की उसे नॉलेज होनी चाहिए। 4 मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या है? इकोनॉमिक एक्सपीरियंस होना चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमिक मैटर में उन्हें डीप नॉलेज होनी चाहिए, और एक मेंबर है जिसकी जज ऑफ हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए। दूसरा, अब आते हैं हमने कंपोजिशन देखा। कंपोजिशन के बाद हम एक चीज़ और देखते हैं कि क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर मेंशन क्या है। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, तो इनकी डिसाइड कौन करता है क्वालिफिकेशन? अंडर द आर्टिकल 281 का क्लॉज 1 पार्लियामेंट डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है किसके बेसिस पे? फाइनेंशियल कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951। मैंने कहा कि इनकी क्वालिफिकेशन 280 का क्लॉज 1 में पार्लियामेंट डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951, 1951 के आधार पे करता है। अब इनका एक बात आती, टेन्योर कितना होता है? तो देखो, टेन्योर फाइनेंस कमीशन का टेन्योर, तो प्रेसिडेंट, इसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट ए फाइनेंस कमीशन, प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करेगा आफ्टर एवरी 5 ईयर, और जब उसे लगे कि जब इसकी ज़रूरत है बनाने की। क्वालिफिकेशन क्या है कि आर्टिकल 280 में पार्लियामेंट डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951। टेन्योर क्या है? टेन्योर ऐसा कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल बाद, और जब वो उसे लगे कि अभी फाइनेंस कमीशन को बनाने की ज़रूरत है। तो क्वालिफिकेशन देखा, टेन्योर देखा, आगे चलिए अब देखते हैं फंक्शन। हमने फाइनेंस कमीशन देख लिया, कंपोजिशन देख ली, क्वालिफिकेशन देख लिया, टेन्योर देख लिया। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, पहला तो फंक्शन यही है कि डिवॉल्यूशन ऑफ द टैक्स, DEVO, डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट,
बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट। अब ये कितना देता है वो हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। उसके बाद अपना आता है डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस, डिवॉल्यूशन अमॉन्ग द स्टेट, टैक्सेस अमॉन्ग द स्टेट। इसे हमने क्या बोला, ये वर्टिकल डिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये वाला वर्टिकल डिवॉल्यूशन जो हमने सबसे पहले समझा, वर्टिकल डिवॉल्यूशन की बात कर रहा है। ये अमॉन्ग द स्टेट का मतलब हुआ कि हॉरिजेंटल डिवॉल्यूशन की बात कर रहा है, हॉरिजेंटल। वर्टिकल हॉरिजेंटल हम पहले समझ चुके हैं कि वर्टिकल का मतलब हुआ कि सेंटर से स्टेट्स के लिए जा रहा है, हॉरिजेंटल का मतलब हुआ कि स्टेट आपस में बांट रही हैं। उसके बाद रिकमेंडेशन किसके रिगार्डिंग और देता है ये, आर्टिकल 275 एडिशनल ग्रांट एंड एड्स टू स्टेट, एडिशनल ग्रांट एंड एड्स टू स्टेट। फंक्शन में मैंने क्या देखा, डिवॉल्यूशन वर्टिकल कर रहा है, हॉरिजेंटल अमॉन्ग द स्टेट कर रहा है। उसके बाद मैंने देखा कि आर्टिकल 275 में मेंशन है ग्रांट एंड एड टू द स्टेट, उनको भी रिकमेंड करता है कि समय समय पर कितनी देनी चाहिए। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं इसमें एक डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द स्टेट। हाँ, एक फंक्शन और है इसका कि जब भी प्रेसिडेंट को लगे, एनी स्पेसिफिक प्रेसिडेंट को लगे कि फाइनेंस कमीशन से कंसर्न करना है, उस वो फंक्शन भी है कि प्रेसिडेंट चाहे तो फाइनेंस कमीशन से कोई भी बात कंसर्न करके उसको साउंड फाइनेंस वर्ड यूज़ किया है, साउंड फाइनेंस बेसिस पे उस पर भी रिकमेंडेशन दे सकता है कि whenever the president feel that this is the time to फाइनेंस कमीशन, तो कभी भी साउंड फाइनेंस के बेसिस पे प्रेसिडेंट उससे कोई भी नॉलेज या गेन कर सकता है। मैंने अपनी आम लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। वर्टिकल डिवॉल्यूशन, हॉरिजेंटल डिवॉल्यूशन, ग्रांट इन एड, और ये अपना हो गया साउंड फाइनेंस बेस पे प्रेसिडेंट जब भी लगे प्रेसिडेंट को कि फाइनेंस कमीशन से हमें इसकी रिकमेंडेशन लेनी चाहिए, तो फाइनेंस कमीशन उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को। ये फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन है। अब देखो, अब आता है रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन पर समझने से पहले समझ लो 16 फाइनेंस कमीशन से। 16 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। अरविंद, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया है और इसमें 4 अदर मेंबर हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि इसका टेन्योर क्या है। टेन्योर है इसका, अगर पूछ लेता है पीसीएस में, एक बार पूछ लिया था एग्जैक्ट डेट, तो 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2031 तक इसका टेन्योर है। और इसके चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया, 4 अदर मेंबर हैं। अब इसकी रिकमेंडेशन क्या है, सबसे ज़रूरी मेंस के लिहाज से, या फिर मान लीजिए पीटी में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी रिकमेंडेशन क्या है। तो पहली रिकमेंडेशन देखो, पहली रिकमेंडेशन इसने दी, मैंने कहा वर्टिकल डिवॉल्यूशन कितना देना चाहिए हमें स्टेट को, वर्टिकल डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्स, वर्टिकल डिवॉल्यूशन टैक्सेस कितना देना चाहिए, हम अभी देखेंगे। फिर इसने कहा कि हॉरिजेंटल डिवॉल्यूशन कितना देना चाहिए। हॉरिजेंटल का मतलब कि इसने एक पैरामीटर बनाया हुआ है, उसे हम आगे देखेंगे कि स्टेट को हॉरिजेंटल आपस में किस आधार पे, पॉपुलेशन के आधार पे, जीडीपी कंट्रीब्यूशन के आधार पे, या ग्रीनरी के आधार पे, फॉरेस्ट एरिया के आधार पे, या उसकी गरीबी के आधार पे हम आपस में कैसे बांटेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये 41 रुपये मिल रहा है हॉरिजेंटल डिवॉल्यूशन में,
तो हर स्टेट को अलग अलग मिल रहा है, इक्वली नहीं हो रहा है कि हमने 28 स्टेट यूटी वगैरह है उसमें सबको हमने 41% का इक्वल कर दिया। नहीं, किसी स्टेट को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। ऐसे करके इसे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का फाइनेंस कमीशन ने अपना एक पैरामीटर बनाया, उसे हम आगे देखेंगे। उसके बाद एक इसने इस बार नया जोड़ा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 205 2025 इसके बेसिस पे स्टेट को भी कुछ दिया जाए। उसे उसने 10% बताया, हम आगे देखेंगे 10%। कि उसने पहला दिया कि वर्टिकल डिवोल्यूशन कितना करना चाहिए, जिसने मैंने कहा वर्टिकल डिवोल्यूशन 41%। फिर उसने कहा कि हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल का मतलब हुआ 41% को हम कितनी स्टेटों में बांटे। फिर उसने कहा कि नेशनल डिजास्टर, अगर किसी स्टेट में अगर ऐसा हो जाए कहीं पे डिजास्टर आ जाए तो उसको इमरजेंसी सिचुएशन में भी हमें कुछ फंड दे देना चाहिए। तो उसने कहा टोटल का 10% हमें डिजास्टर मैनेजमेंट पे उस पर रखना चाहिए। फिर उसने कहा एक जीडीपी का क्राइटेरिया लिया कि जिस स्टेट की जीडीपी जिस हिसाब से ग्रोथ कर रही है उसी हिसाब से उसको पैसा अलॉट किया जाए। तो जैसे महाराष्ट्र की जीडीपी सबसे ज़्यादा है तो महाराष्ट्र स्टेट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। साउथर्न स्टेट की जीडीपी ज़्यादा है, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि साउथर्न स्टेट का मेन कंसर्न यही रहता है कि हम गुड गवर्नेंस में अच्छा काम करते हैं लेकिन हमें उतना ज़्यादा फंड एलोकेट नहीं हो पाते हैं। तो जीडीपी के आधार पे उसे मिल जाएगा। एक और नया फैक्टर यूज किया, इकोलॉजिकल बेसिस। इकोलॉजिकल बेसिस पे रख दीजिए, उसमें भी है, हाँ ले जाइए आप। उसने एक नया फैक्टर बेस किया, इकोलॉजिकल बेसिस पे हमें देना चाहिए। ये हम इसमें से मेन क्या क्या है हमें पढ़ने लायक, हमें ये थोड़ा अंदर जाके पढ़ना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में 10%, इसमें ज़्यादा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। जीडीपी पे ही क्यों कहा इसने कि जीडीपी पहले स्पेसिफिक सेक्टर दिया करता था या डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट के आधार पे दिया करता था। और इकोलॉजिकल बेसिस में इसने एक नई बात कही है। पहले जैसे इसने कहा था कि डेंसली फॉरेस्ट एरिया है जिनकी 70% से ज़्यादा कैनोपी है, उनके लिए एक सर्टेन अमाउंट है। फिर इसने कहा कि मिडिल डेंसली कैनोपीज फॉरेस्ट एरिया है, उसके लिए सर्टेन अमाउंट है। और इकोलॉजिकल बेसिस पे इसने, फॉरेस्ट बेसिस पे इसने ये नया वर्ड जो था ओपन फॉरेस्ट एरिया, इसने कहा कि इस बार एक नया ओपन फॉरेस्ट एरिया, जीडीपी और डिजास्टर मैनेजमेंट, सबसे ज़्यादा फोकस हमें इस पे करना है इकोलॉजिकल बेसिस पे। क्योंकि अगर यहाँ से हम इकोलॉजिकल बेसिस का पॉइंट हम अपने पेपर 3rd में भी डालेंगे तो वहाँ पे हम इकोलॉजिकल फेडरलिज्म करके अगर कोई कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से बना देंगे तो हो जाएगा। पहले हम देखते हैं हॉरिजेंटल बेसिस पे। अब हम इनको खोल के अंदर पढ़ेंगे हॉरिजेंटल कैसे बांटा जाता है, जीडीपी का क्राइटेरिया जीडीपी क्यों लिया, इकोलॉजिकल बेसिस पे कैसे दिया है। वर्टिकल डिवोल्यूशन तो फिक्स है 41%, उसको हॉरिजेंटल को देखते हैं। यहाँ पे ये डाटा है, ये दिखाता है कि फाइनेंस कमीशन ने, मान लीजिए कि 15 फाइनेंस कमीशन, मान लीजिए 15 फाइनेंस कमीशन ये है। 15 फाइनेंस कमीशन ने इतना करोड़ रुपए दिया, 436,361 लाख करोड़ रुपए अलॉट किया। 16 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि नहीं, पैसा उसने बढ़ा दिया। इसका भी रिकमेंडेशन था 41%, इसका भी रिकमेंडेशन है 41%। उससे पहले 14 फाइनेंस कमीशन था, इसका 42 था। तो अब देखा जाए तो आपको लग रहा होगा कि 1% कम कर दिया है, लेकिन ये 1% हमने एडजस्ट कर दिया है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमने आर्टिकल 370 और 35 क्लॉज एबोलिश किया, तो फाइनेंस कमीशन ने जम्मू कश्मीर के लिए 1%। तो ये 41% इसका सेम है, इसका भी 41% सेम है। ये टोटल पैसा देखिए कितना है, 291,496 लाख करोड़। ये कभी कभी 2025 के PYQ में सेम यही पूछ लिया था। अब देखिए, सबसे पहले ये देखना है कि लोकल गवर्नमेंट को भी देता है, लोकल गवर्नमेंट को भी पैसा ये देता है, और उसके अलावा अर्बन गवर्नमेंट को भी देता है।
तो एक चीज़ समझ ली, एक फंक्शन और है वहाँ पे मैं मिस कर गया था, एलोकेशन फंड, एलोकेशन ऑफ फंड लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के लिए भी फंड एलोकेशन का रिकमेंडेशन देता है। तो कैस आर्टिकल, इसका आर्टिकल याद रखिएगा 243 का H एंड 243 का X, ये इसका फंक्शन है। पहले हम पढ़ रहे थे तो मेरे दिमाग में नहीं चढ़ा, तो यहाँ पे जैसे लोकल गवर्नमेंट आया तो दिमाग में आ गया। लोकल गवर्नमेंट को भी देता है अंडर द आर्टिकल 243, ये रिकमेंड करता है कि लोकल गवर्नमेंट के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जिससे स्ट्रांग हो, उसके लिए कितना पैसा अलॉट किया जाए। ये पंचायती के लिए है और ये अपना म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए है। इस पे आ जाओ। अब देखो 16 फाइनेंस कमीशन है। 16 फाइनेंस कमीशन की एक चीज़ देखने लायक है कि इसने कहा कि टोटल पैसा जितना भी टोटल परसेंट लोकल गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं उसका 55% खर्च होना चाहिए कहाँ पे, रूरल एरिया में। और उसने आगे कहा कि 45% रुपया पैसा उसका खर्च होना चाहिए अर्बन एरिया में। तो इसका 16 फाइनेंस कमीशन की एक रिकमेंडेशन और है, ये कह रहा है कि एज़ फार एज़ पॉसिबल हमें जितनी भी एरिया है जो सेमी अर्बन है, जो गांव भी हैं शहर भी हैं, उनको हमें कन्वर्ट कर देना चाहिए अर्बन एरिया में, जिससे हमारे डेवलपमेंट पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये फोकस कर रहा है, अगर देखा जाए तो रूरल एरिया डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। तो इससे फ्यूचर में क्या होगा कि रूरल एरिया डेवलप्ड होगी तो वो धीरे धीरे अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसकी रिकमेंडेशन इसलिए और देखने लायक है कि लोकल गवर्नमेंट, अब इसने लोकल गवर्नमेंट के लिए इतना पैसा दिया है 3, 4, 3, 5, 6, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये फोकस कर रहा है लोकल गवर्नमेंट पे कि एज़ फार एज पॉसिबल टू ट्रांसफ़र द अर्बन एरिया इनटू द एज़ फार एज पॉसिबल टू ट्रांसफ़र द रूरल एरिया इनटू द अर्बन एरिया। जो ग्रामीण एरिया है, जो सेमी अर्बन है, जिसको हमने अभी अर्बनाइजेशन के अंडर नहीं लिया, अर्बन घोषित नहीं किया, उसको उतनी जल्दी हम अर्बन एरिया बना दें। तो इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि हमारे देश का डेवलपमेंट बढ़ेगा और हमारा जो लिस्टिंग वर्ल्ड पे कि इंडिया में कितना पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन है, उसमें भी हमारा फ़ायदा होने वाला है। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन देखिए, देखो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्राइटेरिया। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में अगर देखा जाए तो ये है 15 फाइनेंस कमीशन और ये है 16 फाइनेंस कमीशन। अरे रेडी रहने दीजिए। मैंने कहा इनकम डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि हम स्टेट वाइज ये देखेंगे किस स्टेट का इनकम ज़्यादा है, किस स्टेट का इनकम कम है। तो हम पैरिटी लाने की कोशिश करेंगे, स्टेट में पैरिटी दोनों को बराबर लाने पे कोशिश करेंगे। इसका दूसरे शब्दों में ये समझिए, एक फॉर्मूला लगता है कि स्टेडियम वाला, मान लीजिए एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है, सीट है सॉरी, और ये एक व्यक्ति, ये दोनों तीनों मैच देख रहे हैं। एक व्यक्ति यहाँ से बैठ के देख रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो एज पर द फाइनेंस कमीशन का कहने का मतलब ये है इसकी हाइट कम है और सीट भी है। तो मान लीजिए इस व्यक्ति को नहीं दिख रहा है तो हम कोशिश करेंगे ये वाली सीट इसे दे दें, इसे वाली, क्योंकि इसकी हाइट वो ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो तो आराम से देख लेगा। तो कहीं ना कहीं इक्विटी प्रमोशन की बात कर रहा है यहाँ पे कि स्टेट में आपस में इक्विटी आनी चाहिए, दोनों को बराबर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होने की बात करनी चाहिए, खड़ा करने की बात कर रहा है। दूसरा है इसने कहा पॉपुलेशन बेस पे, डेमोग्राफी बेस पे देता है। पॉपुलेशन बेस का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, तो पॉपुलेशन बेस पे इसने कहा कि इनकम डिस्टेंस के बेसिस पे इसने कहा टोटल का 41% की बात हो रही है। 41% टोटल का, ये 41% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर स्टेट में। उसके अनुसार कि अगर किसी की पॉपुलेशन ज़्यादा है किसी स्टेट को तो उससे ज़्यादा अलॉट करना पड़ेगा पैसा। उस पॉपुलेशन में मान लीजिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है उसकी, अगर मान लीजिए पॉपुलेशन कम है तो कम पैसा, ज़्यादा है तो ज़्यादा है, लोग गरीब हैं तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो उसने कहा 10% का ये दे दिया, कुछ घटाया कुछ बढ़ाया इसने।
मान लीजिए इनकम डिस्टेंस का इसने कम कर दिया है, और पॉपुलेशन सेंसस 2011 के सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन बेस पे किस स्टेट की कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कितनी कम है, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि मान लीजिए यूपी की ज़्यादा पॉपुलेशन है एज़ कम्पेयर टू तमिलनाडु, तो यूपी को पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। वैसे ही मान लीजिए कि महाराष्ट्र की पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गोवा, तो महाराष्ट्र को पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। एरिया वाइज, एरिया का मतलब सीधा सा है, जिस स्टेट की एरिया ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा पैसा अलॉट हो जाएगा, जिस स्टेट की एरिया कम होगी उसको कम पैसा। एक फॉरेस्ट डिवोल्यूशन जो मैंने बोला इकोलॉजिकल बेस पे, उसने कहा 10%, 10% फॉरेस्ट का हम देखेंगे कैसे है। फॉरेस्ट का डिवोल्यूशन किया इसने 10%, ये सेम है 10%, 10%। एरिया वाइज पे ये 15 फाइनेंस कमीशन ने 15% दिया, इसने 10% कर दिया। फॉरेस्ट के बेसिस पे 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि 10% दो, 16 फाइनेंस ने कहा नहीं, फॉरेस्ट के बेसिस पे 10%, इसका सेम ही है। उसने कहा कि टैक्स एंड फिस्कल, इसने 2.5% था, इसने ख़त्म कर दिया। टैक्स एंड फिस्कल डिफिसिट पे इसने एक नया न्यू है जीडीपी क्राइटेरिया जोड़ा कि जिस स्टेट की जीडीपी जितनी ज़्यादा है, जीडीपी में ग्रोथ कर रही, जैसा कि मैंने समझाया, जीडीपी का मतलब फाइनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन अ टेरिटरी ऑफ इंडिया इन अ सर्टेन फाइनेंशियल ईयर। तो उसने कहा कि कंट्रीब्यूशन, जैसे महाराष्ट्र की जीडीपी अगर ज़्यादा है, मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर रहा है, तो महाराष्ट्र को कंपेंसेट कर देना चाहिए। तो ऐसे करके 100% हो जाता है, और ऐसे ही यहाँ पे 100% हो रहा है। अब देखो इसमें याद करने लायक क्या पॉइंट अगर पूछेगा, जीडीपी में 10% दिया है इसने, नया पॉइंट है इसलिए, और इसने दिया है कि ये अपना फॉरेस्ट के लिए 10% दिया है, एरिया बेस पे 10% दिया है, और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पे 10% दिया है। पॉपुलेशन के बेसिस के डेटा पे पॉपुलेशन किस स्टेट की ज़्यादा है, पॉपुलेशन किस स्टेट की कम है, उसके बेसिस पे मैंने 17.5% दिया है। और ये इनकम डिस्टेंस का मतलब पैरिटी लाने के, इनका मतलब इक्विटी लाने के चक्कर में उसने ये कहा है कि आपस में स्टेटों में इक्विटी होनी चाहिए। तो इनकम डिस्टेंस, जिस स्टेट की ज़्यादा इनकम है उसे कम मिलेगा, जिसकी कम है, क्योंकि हमें दोनों को बराबर पे लाना है। इतना समझ में आया। और आगे देखिए, अब हमें यहाँ से एक चीज़ देखनी है कि वाई इज़ जीडीपी, जीडीपी क्यों कंट्रीब्यूट की है। एक पेज देखो फिर कि वाई इज़ जीडीपी, उसने वाई इज़ जीडीपी, जीडीपी क्यों। अगर उसने मान लीजिए पहले उसके पास पैरामीटर थे कि फिजिकल डिफिसिट के बेस पे सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम थी, तो जीडीपी का उसने लिया कि एक तो कंसर्न ऑफ द सदर्न स्टेट था, जो हमने पहले पढ़ा कि वही हम गुड गवर्नेंस में, और कंसर्न ऑफ सदर्न स्टेट, सदर्न स्टेट यही है कि सदर्न स्टेट का कंसर्न यही रहता था कि हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा करते हैं और पैसा हमें ही कम मिलता है, तो जीडीपी का क्राइटेरिया लिया। दूसरा अगर देखा जाए तो ये गुड गवर्नेंस को प्रमोट करेगा, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का कैसा, अगर कोई स्टेट जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है तो उससे कंपेंसेशन, अगर मान लीजिए कि जीडीपी के बेसिस पे थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाएगा तो गुड गवर्नेंस में ज़्यादा। और दूसरा एक फिस्कल फेडरलिज्म कॉपरेट करेगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिटवीन द स्टेट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे करेगा, फिस्कल के बेसिस पे, कि किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगेगा कि हम मान लीजिए हमने गुड गवर्नेंस पे काम किया, हमने पॉपुलेशन अपना चेक किया, हमने एजुकेशन को बढ़ावा दिया, हमने हेल्थ पे बहुत सारा काम किया, हमने और ज़्यादा इन्वायरमेंट पे काम किया, उसके हमें फिर भी लिया, तो उसने जीडीपी का लेने का ये था कि उसने फिस्कल डिफिसिट या सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम थी उसे ख़त्म करके एक नया पॉइंट लाया जीडीपी। इसमें बहुत सारी स्टेट जिनका कंसर्न रहता था कि हमारी जीडीपी ज़्यादा है, पैसा कम हमें मिलता है, गुड गवर्नेंस का भी है। और कोऑपरेटिव फेड, मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, मेंस में भी डाल सकते हैं हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या फिजिकल फेडरलिज्म में। जीडीपी का समझ में आया। अब देखो, अब ये डेटा देख लीजिए, यहाँ से देखो 10th फाइनेंस कमीशन ने ये सब है, हमें सिर्फ देखना है कि 14 फाइनेंस कमीशन ने कितना दिया है,
14वां वित्त आयोग 42%। लेकिन मैंने पहले बताया कि 15 फाइनेंस कमीशन ने इसे 41 कर दिया। 41 ऐसे कर दिया कि जो 1% था जम्मू कश्मीर को दे दिया। क्यों? कि हमने वहाँ पे 370 आर्टिकल और 35 का क्लॉज 1 एबॉलिश कर दिया था। तो जम्मू कश्मीर को अगर ऑल ओवर देखा जाए तो 42 है, लेकिन एक सर्टेन स्टेट को हमने पैसा उस टाइम पे एलोकेट कर दिया था। यही सेम रिकमेंडेशन इसकी 16 फाइनेंस कमीशन की है, 41%। ये चीज़ याद रखने लायक है कि 41% 16 फाइनेंस कमीशन ने वर्टिकल डिवॉल्यूशन किया है। एक चीज़ और याद रख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है फाइनेंस कमीशन की क्रोनोलॉजी लगाने के लिए कि फाइनेंस कमीशन की क्रोनोलॉजी क्या है। तो क्रोनोलॉजी में समझे तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1952-57 तक रहा, केसी नियोगी, केसी पंत, ये सब एक बार देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो यहाँ से ये समझ में आपको आ जाएगा कि 16 फाइनेंस कमीशन का टेन्योर कितना है, 2026 से 2031। इसके चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगड़िया है। डिवॉल्यूशन इसका भी 41% है। 15 फाइनेंस कमीशन का भी डिवॉल्यूशन 41% था। तो यहाँ से अगर स्टेट का कोई क्वेश्चन आता है कि क्रोनोलॉजी में निकालने के लिए, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये आ जाता है कि हाँ, एक चीज़ और देखिए, मैंने बोला हमने एक तो हमने हॉरिजेंटल डिस्कस किया, हॉरिजेंटल डिवॉल्यूशन। हॉरिजेंटल डिवॉल्यूशन में हमने देखा पॉपुलेशन के आधार पे, इनकम डिस्टेंस के आधार पे, या इकोलॉजी के आधार पे जीडीपी का नया पैरामीटर ले लिया। फिर उसमें एक हमने एक वर्ड यूज़ किया था फॉरेस्ट के आधार पे। कितना दे रहे हैं हम? फॉरेस्ट के आधार पे हम कितना दे रहे हैं? फॉरेस्ट के आधार पे हम दे रहे हैं 10%। अब इस 10% को फर्दर कैसे हमें डिवाइड करना है? देखो, 10% को इसका एक पहला पैरामीटर दिया कि जिस भी स्टेट में 70% या 70% से ज़्यादा फॉरेस्ट है उसके लिए 1% एलोकेट होगा। 10% का 1%। इसे इसने बोला डेंसली कैनोपी। डेंसली कैनोपी का मतलब क्या हुआ? जैसे डिस्कवरी वगैरह में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट का सिर्फ कैनोपी दिखाई देती है, वहाँ पे ज़मीन दिखाई नहीं देती है। जैसे मान लिया अमेजोन के फॉरेस्ट है, कॉन्गो के फॉरेस्ट है, जहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट दिखाई देती है, कैनोपी दिखाई देती है। उसने कहा 70% कैनोपी। उसने कहा डेंसली फॉरेस्ट को उसने कहा कि मिनिमम 70% कैनोपी होनी चाहिए या 70% से ज़्यादा। फिर उसने कहा कि मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट का मतलब उसने कहा कि उसकी कैनोपी कितनी होनी चाहिए? 40 to 70% के बीच में होनी चाहिए। इसको उसने कहा कितना एलोकेट करेंगे? 0.60%। पहला उसने डेंसली कैनोपी, जैसे 70% से ज़्यादा कैनोपी, उसके लिए 1% बोला, 10% का। फिर उसने बोला मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है, उसके लिए हम कितना 40 to 70% उनकी कैनोपी होनी चाहिए कि फॉरेस्ट है, फिर थोड़ी सी ज़मीन घास वगैरह आ गई, फिर फॉरेस्ट है, फिर थोड़ी सी ज़मीन घास वगैरह आ गई। तो इससे क्या होगा कि इससे हम इनको 0.60% फंड एलोकेट करेंगे फॉरेस्ट का। एक नया पैरामीटर जोड़ा इसने, ओपन फॉरेस्ट। ये याद करने लायक है। ओपन फॉरेस्ट का मतलब ये हुआ कि कहीं पे अभी फॉरेस्ट नहीं है, उनको हम देंगे कि वो डिफॉरेस्टन जो हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो जाए, इसको अफॉरेस्टेशन की कोशिश करें, मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट लगाने की या फॉरेस्ट को बढ़ावा देने की कोशिश करें। तो इसको लिए उसने बोला 0.1%। मतलब फॉरेस्ट में उसने फर्दर डिवाइड किया है। नए पेज पे एक बार देख लीजिए, फॉरेस्ट में उसने फर्दर डिवाइड किया। फॉरेस्ट में
डेंस कैनोपी के लिए 1%, 1%। कैनोपी का मतलब 70% से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कवर। और मॉडरेट कैनोपी, मॉडरेट कैनोपी का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे फॉरेस्ट 40 to 70% की कैनोपी है उसके लिए 0.6%। फिर उसने एक नया वर्ड जोड़ा, ये याद करने लायक है, ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट का मतलब ये हुआ कि कहीं पे भी फॉरेस्ट है, कहीं नहीं है, रेयरली है, घासेस हैं या स्रफ्स है, तो इसके लिए हम 0% वन देखेंगे। यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि यहाँ से इस चीज़ का स्टेट बड़े आराम से फ़ायदा उठा सकती है। बड़े आराम से कैसे उठा सकती है? जैसे मान लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कि अगर आगरा में कोई इंडस्ट्री लगानी है तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री लगेगी तो फॉरेस्ट भी कटेंगे, इकोलॉजिकल सिस्टम भी डिस्टर्बेंस होगा। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ आप इंडस्ट्री तो लगा लो, इंडस्ट्री लगाने के बाद आपको कुछ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो कंपनी कहती है कि हाँ हम इन्वायरमेंट के लिए पैसा खर्च करेंगे, लेकिन कंपनी करती क्या है, वो ग्रास रूट लेवल पे काम करने की बजाय अपने पेपर वर्क पे काम करती रहती हैं और गवर्नमेंट के पास अपना डेटा भेजती रहती हैं कि हमने इस साल इतना किया फॉरेस्ट के लिए, इस साल इतना किया, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे रियलिटी में वो काम हुआ नहीं। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग का मतलब समझ में आया? ग्रीन वॉशिंग का मतलब कि एक्चुअली में काम हुआ ही नहीं, रियलिटी में काम हुआ ही नहीं, लेकिन वो काम जो काम रियलिटी में हुआ ही नहीं, लेकिन वो पेपर ऑन द पीस ऑफ पेपर पे उन्होंने पूरा डेटा फैक्ट कि हमने इतना पैसा इस फॉरेस्ट में खर्च किया, वहाँ पे फॉरेस्ट लगाए, इन्वायरमेंट के लिए किया। इस प्रोसेस को जो गवर्नमेंट इन्वायरमेंट के साथ फेक करती है, इंडस्ट्री इन्वायरमेंट के साथ फेक करती है, उसको हम बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। तो यहाँ पे मेरा समझाने का मतलब क्या है कि स्टेट इसका फ़ायदा उठा सकती है कि स्टेट ओपन फॉरेस्ट के नाम पे पैसा तो ले लेंगी, लेकिन वो कितना काम कर पाएंगी ये आगे देखने की बात है। इसमें भी अगर ऐसा ही कोई ग्रीन वॉशिंग जैसा नया कोई कॉन्सेप्ट निकल के आएगा तो हम उस टाइम पे समझेंगे। फॉरेस्ट के लिए हमने समझा 1% फॉर डेंस कैनोपी, 70% से ज़्यादा कैनोपी मॉडरेट के लिए होना चाहिए। ओपन फॉरेस्ट का न्यू क्राइटेरिया जो जोड़ा है 0.1% का। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन। इसका सिग्निफिकेंस इसलिए सबसे पहले तो ये देखो, इसने स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश की है, STA स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश की है। किसके? इक्विटी के बेस पे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन ने भी 41% था, इसने भी 41% है, तो इसकी स्टेबिलिटी है। अगर ये मान लीजिए कि बढ़ा देता या घटा देता, अगर पैसा बढ़ा देता तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो जाती, घटा देता तो अपने स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो जाती। और दूसरा इसका ये देखिए कि इसने इकोलॉजिकल फेडरलिज्म प्रमोट करने की बात की है। इकोलॉजिकल फेडरलिज्म कैसे? जैसे इसने 10% फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया है अलग अलग कैटेगरी में। डेंस फॉरेस्ट होने चाहिए, मॉडरेट फॉरेस्ट होने चाहिए, ओपन फॉरेस्ट होने चाहिए उसके लिए। और इसने एक हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में दिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार भी इसने पैसा दिया है कि इमरजेंसी में स्टेट को कितना पैसा किस स्टेट को देना चाहिए और सेंटर को देना चाहिए एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में। और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस इस चीज़ का है, इंक्लूडिंग ऑफ जीडीपी क्राइटेरिया। जीडीपी का क्राइटेरिया इसने 10% जो लिया है। सिग्निफिकेंस इसके 3-4 सिग्निफिकेंस है इसके, वैसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। इसके लिए मेन सिग्निफिकेंस इसने स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश की है ऑन द बेसिस ऑफ द इक्विटी। स्टेट में बनी रहे, एक इकोलॉजिकल फेडरलिज्म प्रमोट करने की कोशिश की है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के आधार पर इसने कहा है कि अगर किसी स्टेट में मान लीजिए नेचुरल कैलामिटी आ जाती है तो उसको 10% ऑल ओवर स्टेट में उसी के अनुसार एलोकेट कर दिया जाए। जीडीपी का नया क्राइटेरिया इसने लिया है 10% वाला।
तो हमने जीडीपी का क्राइटेरिया तो समझ लिया था, क्यों लिया इसने, फिस्कल डिफिसिट और सेंटर स्पेसिफिक स्कीम थी उनको हटा के जीडीपी का क्राइटेरिया ले लिया है। अब आ जाते हैं और कुछ छूट रहा है। क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, ये देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। इसने लोकल गवर्नमेंट के लिए इतना पैसा दिया है, 79143 लाख करोड़। सारा अर्बन लोकल, मैंने कहा, इसने कहा अर्बन लोकल बॉडीज़ को प्रमोट करने के लिए इतना पैसा दिया है। और टोटल एलोकेशन ध्यान में रखिए 9.4749 लाख करोड़, ये टोटल एलोकेशन। टोटल एलोकेशन इसलिए ध्यान में रखिए, जैसे मैंने अभी कहा, इसका क्वेश्चन कहाँ है, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड द रिकमेंडेशन ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है शायद 2025 का। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिकमेंडेशन ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। सबसे पहले देखिए करेक्ट पूछा है, उसने पूछा है कि इट हैज़ रिकमेंडेड ग्रांट ऑफ 48011 करोड़ फ्रॉम द ईयर 2022 से 2025 से फॉर द इंसेंटिव स्टेट टू इनहांस एजुकेशनल आउटकम। ये एजुकेशन के लिए इसने बात की है, डेटा है, पता भी हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता। फिर कहता है कि 45% ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द यूनियन टैक्स आर टू बी शेयर्ड विद द स्टेट। इसने कहा है 45%, फिर इसे कहता है कि 45,000 करोड़ आर टू बी kept as a performance based incentive for all the state carrying the agriculture reform. It introduced the tax for criteria for fiscal performance. अब देखो ये क्वेश्चन 2005 का है, 15 फाइनेंस कमीशन था उस टाइम पे, 16 फाइनेंस कमीशन का कोई रोल नहीं था। तो अगर आपको सिर्फ एक चीज़ पता है क्या, कि 15 फाइनेंस कमीशन ने भी 41% हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन की बात की थी, तो यहाँ से ये सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। ऑप्शन में देखिए जहाँ जहाँ सेकंड है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ऑप्शन कौन सा बचता है, सी। एलिमिनेशन टेक्निक से भी हो जाता है। तो ज़्यादातर यूपीएससी क्या करती है, जहाँ पर डेटा होता है ना, उसको एलिमिनेशन से देखती है कि स्टूडेंट कितना दिमाग लगा सकता है, वो एलिमिनेशन से ही निकल जाता है। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए कि 2027 में पूछा जाए, 16 फाइनेंस कमीशन लिख लिए, ये पढ़िए, इट री इंट्रोड्यूस द टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवार्ड फिजिकल परफॉर्मेंस, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसने हटा दिया है। अभी इसने क्या नया क्राइटेरिया लिया है, जीडीपी क्राइटेरिया। तो समझ में आ पा रहा है, ये फैक्ट डाटा है। अगर उस टाइम पे कितना एलोकेट किया, जैसे कि मैंने बताया, वो एक बार नज़र रख लीजिएगा।